सास बहू की कहानी आंखों में आया झटका। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां के लोग अक्सर एक दूसरे के मामलों में दखल देते रहते हैं और जहां सास बहू का रिश्ता हमेशा खास महत्व रखता है। यह कहानी है सुधा देवी और उनकी बहू नंदिनी की, जो कभी एक दूसरे से प्यार तो करती हैं मगर एक दूसरे को छेड़ने और मजाक उड़ाने का मौका भी कभी नहीं छोड़ती। उनकी जिंदगी में बेमिसाल हास्य और उलझने हैं जिनके बीच एक अनोखा सा तालमेल बनता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुधा देवी एक पारंपरिक महिला थीं। उनका जीवन सादा और संयमित था और उन्हें अपने जमाने की पुरानी बातें पसंद थीं। वह पूरी दुनिया को अपनी राय देने में माहिर थीं, खासकर अपनी बहू को। नंदिनी, जो अभी शादी के कुछ ही महीनों बाद आई थी, बड़ी ही आधुनिक सोच वाली लड़की थी। वह हमेशा इंटरनेट और नई चीजों से अवगत रहती थी और इस कारण उसे अपनी सास की पुरानी आदतों पर हंसी आती थी। लेकिन उसकी हंसी छुपी रहती थी क्योंकि नंदिनी जानती थी कि सास की नजरें बहुत तीखी होती हैं। एक आम सुबह, एक और सामान्य सुबह, नंदिनी ने सुबह सुबह उठकर घर के कामकाज की शुरुआत की। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और फिर पूरे घर को सजाना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज नंदिनी ने कुछ और ठान रखा था। वह किचन में गई और वहां अपनी सास के लिए एक नई चाय बनाने की योजना बनाई। इंटरनेट पर उसकी एक नई रेसिपी देखी थी और उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। सुधा देवी बगीचे में बैठकर तुलसी के पौधों को पानी दे रही थीं। जब नंदिनी ने चाय का कप उनके सामने रखा तो सुधा देवी की आंखों में चौंकने का भाव आ गया। चाय का रंग कुछ अलग था। क्या बहू, यह क्या नया प्रयोग किया है? सुधा देवी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नई रेसिपी है सास जी। मैंने इंटरनेट से सीखा है। आपको पसंद आई? सुधा देवी ने चाय का पहला घूंट लिया और धीरे से कहा, इंटरनेट? बहू, हमारे जमाने में हम बिना इंटरनेट के चाय बना लेते थे। नंदिनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, वो जमाना गया। अब तो चाय भी स्मार्ट तरीके से बनानी पड़ती है। सुधा देवी ने गहरी सांस ली। समझ सकती हूँ बहू, पर कभी कभी लगता है कि तुम सब अपनी आधुनिकता में इतने खो गए हो कि पुरानी चीजों की अहमियत ही भूल गए हो। नंदिनी जानती थी कि सास जी का इस तरह से कहना एक और सास बहू की मस्ती है, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, नहीं सास जी, पुराने तरीके अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ नया सीखना भी तो जरूरी है। इसके बाद सुधा देवी ने चाय खत्म करते हुए कहा, चाय तो ठीक थी, पर एक बात है बहू, हमें पुरानी चाय की तासीर ही पसंद है। नंदिनी ने चुटकी लेते हुए कहा, सास जी, वह चाय आपकी तो बहुत अच्छी थी, पर अब हम नए जमाने की चाय में भी मग्न रहते हैं। इस पर सुधा देवी हंसी रोकते हुए बोली, ठीक है बहू, तुम जो कहो। घर में हलचल जैसे ही सुबह का काम खत्म हुआ, नंदिनी और सुधा देवी दोनों बैठकर चाय पीने लगे। सुधा देवी ने अचानक एक बात की जो नंदिनी के लिए एकदम चौंकाने वाली थी। बहू, तुम्हारी यह चूड़ी कहाँ से आई? सुधा देवी ने ध्यान से नंदिनी की कलाई की तरफ इशारा किया, जहां एक नई चूड़ी चमक रही थी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, यह तो अंजलि ने दी है, हमारी मोहल्ले की दोस्त। सुधा देवी ने चिढ़ते हुए कहा, अंजलि? वही जो हर समय अपनी नकल करने के लिए लोगों को मजबूर करती है। उफ़, मुझे तो लगता है जैसे वह खुद को ही सबसे बड़ी फैशनिस्टा मानती है। नंदिनी हंसते हुए बोली, हाँ सास जी, वह खुद को फैशन का एक बड़ा उदाहरण मानती है।
पर क्या करें, उसे तो यह सब बहुत पसंद है। सुधा देवी ने आंखों से ताना मारा, बहू, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भी अंजलि की तरह बनना चाहती हो। नंदिनी ने जवाब दिया, सास जी, क्या बात करते हैं आप। मैं तो अपनी खुद की स्टाइल में खुश हूँ, पर कभी कभी अंजलि के साथ वक्त बिताना भी अच्छा लगता है। इस मजाक में भी दोनों का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। एक ऐसी सास बहू जो एक दूसरे को मस्ती से छेड़ते थे, लेकिन दिल से एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे। लेकिन यह दिन कुछ खास था। क्या हुआ जब सुधा देवी ने नंदिनी की चूड़ी को देखा और सोचा कि उसकी बहू बदल गई है। क्या यह चूड़ी नंदिनी के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली थी? किसी ने सच ही कहा है, घर का माहौल हमेशा अपने अपने रंग में रंगा होता है, खासकर सास बहू के रिश्ते में। एक पल में प्यार और दूसरे ही पल में एक दूसरे को चिढ़ाने की भावना। वही हो रहा था सुधा देवी और नंदिनी के घर में। सुधा देवी, जो हमेशा अपनी बहू की नकल करने वाली आदतों से चिढ़ती रहती थीं, आज कुछ और सोच रही थीं। नंदिनी के कलाई में चमकती चूड़ी ने उनका ध्यान आकर्षित किया था, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं उनकी बहू को अपने पुराने तरीकों से बाहर निकलने की जरूरत थी। क्या यह चूड़ी सिर्फ फैशन का हिस्सा थी, या फिर यह नंदिनी के दिल में कुछ और बदलने का संकेत दे रही थी? चूड़ी का राज, अंजलि ने तुम्हें ये चूड़ी दी है न? सुधा देवी ने चाय के कप को एक ओर रखकर नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने सिर झुकाकर थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ सास जी। उसने कहा था कि यह चूड़ी बहुत ही खास है और इससे आपको कुछ नया महसूस होगा। सुधा देवी ने यह बात सुनकर आंखें तिरछी कीं। अच्छा, ये चूड़ी तुम्हारे साथ बदलने की योजना का हिस्सा है क्या? उन्होंने मजाक करते हुए पूछा। क्या मतलब सास जी? नंदिनी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मतलब ये कि क्या तुम अपनी पुरानी सादगी को छोड़कर अंजलि की तरह ग्लैमर्स बनने का मन बना रही हो? सुधा देवी ने चुटकी लेते हुए कहा। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, सास जी, ग्लैमर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी बदलाव अच्छा लगता है। अंजलि की तरह नहीं, बस अपने तरीके से थोड़ा अलग। सुधा देवी को यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा मुलायम किया और कहा, ठीक है बहू, तुम्हारा मन हो तो जो चाहो करो, लेकिन याद रखना, हर चीज की एक सीमा होती है। हम लोग पुराने जमाने के हैं, हमें ताजगी और बदलाव समझने में थोड़ा वक्त लगता है। यह बातचीत सास बहू के बीच हंसी खुशी और प्यार के साथ खत्म हो गई, लेकिन सुधा देवी का मन कहीं न कहीं सोच में डूबा हुआ था। क्या सच में बदलाव समय की मांग है, या फिर यह सिर्फ एक फैशन का हिस्सा है? घर में कुछ और बदलाव। इस समय तक नंदिनी ने घर के सभी काम कर लिए थे और वह सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। अचानक उसकी नजर किचन में रखे पुराने मसालों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न कुछ नया पकाया जाए, कुछ ऐसा जो सास जी को हैरान कर दे। नंदिनी ने तुरंत एक नई डिश बनाने की योजना बनाई। यह डिश थी स्पाइसी पनीर टिक्का, जिसमें पनीर के टुकड़ों को मसालों में लपेटकर ग्रिल किया जाता था। अब यह वह मौका था जब नंदिनी को सास जी को चौंकाने का मन था, और उसने मन ही मन सोचा, आज सास जी को बताऊंगी कि नई जिंदगियां भी पुरानी आदतों में एक नया मोड़ डाल सकती हैं। पनीर टिक्का तैयार होने में कुछ समय लगा, लेकिन जैसे ही वह पककर तैयार हुआ, नंदिनी ने उसे सास जी के पास ले जाकर कहा, सास जी, आज मेरे हाथों से बना एक स्पेशल पनीर टिक्का खाइए। सुधा देवी ने उसे देखा और कहा, क्या है बहू, यह पनीर टिक्का कौन सा नया रूप है? यह पनीर टिक्का नए तरीके से पकाया गया है। आपको एक बार चखकर तो देखिए, नंदिनी ने आग्रह करते हुए कहा। सुधा देवी ने उसे चखते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करनी पड़ेगी। यह पनीर टिक्का तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह क्या तुमने स्पाइसी बना दिया है? जी हाँ सास जी,
थोड़ा सा मसाला और ताजगी की भरमार, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, इस बार तुम्हारी कोशिश ने रंग दिखाया है, सुधा देवी ने चाय के कप को थामते हुए कहा। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ नए जमाने की चीजों में उलझी रहोगी, पर आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। सास जी, कभी कभी हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, ताकि हमें और भी बेहतर चीजें मिल सकें। नंदिनी का गुस्सा, सुधा देवी ने नंदिनी की तारीफ की, लेकिन जैसे ही वह किचन से बाहर आईं, उनका मन फिर से गुस्से से भर गया। अब सुधा देवी के मन में एक और सवाल था, क्या नंदिनी सच में बदलने के बजाय सिर्फ पुराने तरीकों को और थोड़ा मसाला देने की कोशिश कर रही है? अचानक सुधा देवी के मन में एक विचार आया। क्या होगा अगर नंदिनी ने चूड़ी पहनने की बजाय पुराने समय के आभूषणों का इस्तेमाल किया होता? क्या वह अपने तरीके से खुद को अलग महसूस करती? सुधा देवी का मन उलझन में था, लेकिन इस सब के बीच नंदिनी ने अपनी ओर से एक कोशिश की थी, सास को खुश करने की। यही तो वह अहम मोड़ था जहां दोनों के रिश्ते में हल्के फुल्के बदलाव आ रहे थे और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। सुधा देवी ने नंदिनी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कभी कभी समय के साथ चलने के बजाय हमें पुराने तरीके ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन अगर बहू का यह तरीका सच में उसका मन है, तो मैं भी उसे अपनाने की कोशिश करूंगी। अगले कदम की योजना। अब तक दोनों के रिश्ते में हल्का सा बदलाव आ चुका था और सुधा देवी के मन में यह विचार पैदा हो चुका था कि नंदिनी का नया तरीका उसे समझने और अपनाने लायक हो सकता है। लेकिन यह पूरा बदलाव किस दिशा में जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। कभी कभी जीवन में अचानक कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी उम्मीद हमें नहीं होती। सास बहू के रिश्ते में ऐसा ही एक मोड़ आ चुका था, जहां एक तरफ सुधा देवी पुरानी आदतों से चिपकी हुई थीं, वहीं नंदिनी ने धीरे धीरे नए तरीके अपनाने की कोशिश की थी। इस बदलाव ने दोनों के रिश्ते में एक हल्का सा तकरार तो पैदा किया था, लेकिन साथ ही एक नया समझौता भी। अब सवाल यह था कि यह नया बदलाव कहां तक जाएगा। आज का दिन कुछ खास था। नंदिनी ने तय किया था कि वह अपनी सास को फिर से एक नई सिखाएगी। पहले पनीर टिक्का, अब कुछ और। नंदिनी की योजना थी कि वह अपनी सास को अपने खास तरीके से खुश करने में कोई कसर न छोड़े। नंदिनी की नई योजना। सुबह सुबह नंदिनी किचन में व्यस्त थी। आज उसने कुछ खास पकवान बनाने का मन बनाया था और वह जानती थी कि सुधा देवी को भी नए तरीके पसंद आएंगे। वह रेसिपी किताब खोलकर एक नई मिठाई बनाने लगी, चॉकलेटी गुलाब जामुन। नंदिनी ने सोचा, सास जी को यह गुलाब जामुन बहुत पसंद आएंगे, लेकिन इसे थोड़ा ट्विस्ट देकर उन्हें चौंकाऊंगी। चॉकलेट के साथ गुलाब जामुन का संयोजन एक नई और दिलचस्प कोशिश थी। नंदिनी ने गुलाब जामुन की मलाईदार मिठास को चॉकलेट के स्वाद से जोड़ा था। उसने खामोशी से पकवान तैयार किया और उसे एक सुंदर प्लेट में सजा दिया। सास जी, आज मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। नंदिनी ने अपने पकवान को सुधा देवी के सामने रखा। सुधा देवी ने उसे देखा और चौंकते हुए बोली, क्या है यह? गुलाब जामुन में चॉकलेट? तुम्हें तो लगता है कि मैं इसे खाऊंगी? जी हाँ सास जी, यह कुछ नया है। चॉकलेट का स्वाद और गुलाब जामुन की मिठास का एक नया अनुभव मिलेगा, नंदिनी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। सुधा देवी ने पहले तो उसे संदेह से देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक टुकड़ा उठाकर चखा। अच्छा, यह तो काफी अच्छा है। तुम्हारा हाथ साफ है बहू, सुधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। नंदिनी को यह सुनकर खुशी हुई। सास जी, कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। ठीक कह रही हो बहू, आजकल के लोग नए नए प्रयोग कर ही रहे हैं।
मुझे लगा था कि तुम सिर्फ फैशन और बाहरी दिखावे में ही खो जाओगी, लेकिन तुमने साबित किया कि तुम भी पुराने और नए का बेहतरीन मिश्रण कर सकती हो। यह सुनकर नंदिनी को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि सुधा देवी अब उसे थोड़ी समझने लगी हैं। यह रिश्ते में बढ़ती नजदीकी का संकेत था, जो दोनों के लिए बहुत अहम था। सास का चैलेंज, लेकिन सुधा देवी, जो हमेशा बहू को चिढ़ाने के नए तरीके खोजती रहती थीं, आज कुछ और सोच रही थीं। उन्होंने तय किया कि अब वह नंदिनी को एक चैलेंज देंगी। अच्छा बहू, सुधा देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। नंदिनी ने सिर उठाया और उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है सास जी? यह बताओ, तुम हमें इतने नए नए आइडिया क्यों देती हो? क्या तुम हमारी पुरानी परंपराओं को नकार रही हो? सुधा देवी ने तंज करते हुए पूछा। नंदिनी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, मैं आपकी परंपराओं को नकार नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इस बात पर जोर दे रही हूँ कि हमें कभी कभी बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। पुराने तरीके अच्छे हैं, लेकिन नया प्रयोग हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। सुधा देवी ने नंदिनी की बातों पर विचार किया। ठीक है बहू, मुझे तुम्हारा तरीका थोड़ा समझ में आया, लेकिन कभी कभी हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बहुत अधिक बदलाव भी नुकसानदायक हो सकता है। नंदिनी ने सिर झुकाकर कहा, सास जी, मैंने आपकी बातें हमेशा दिल से सुनी हैं, और मैं जानती हूं कि आप जो कह रही हैं वह सही है। हम दोनों को अपने अपने तरीकों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर की कहानी इस बीच सुधा देवी के मन में एक और सवाल आया। क्या होगा अगर नंदिनी का तरीका सही है? क्या मुझे भी अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए? सुधा देवी ने खुद से यह सवाल किया, लेकिन उनका मन अब भी पुराने तरीके की ओर खींच रहा था। हालांकि वह जानती थीं कि अगर उन्हें अपनी बहू से अच्छे रिश्ते बनाए रखने हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वह धीरे धीरे यह समझने लगीं कि नंदिनी का तरीका सही था, और यह रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका हो सकता है। इसी बीच सुधा देवी ने एक योजना बनाई। आज बहू को एक और मौका दूंगी, सुधा देवी ने मन ही मन सोचा। देखती हूँ क्या वह अपने पुराने तरीके से बाहर निकल पाती है या नहीं। एक नई शुरुआत। कुछ दिन बाद सुधा देवी ने नंदिनी को बुलाया और कहा, आज तुम मेरे साथ बगीचे में काम करोगी। हमें कुछ नए पौधे लगानी हैं। नंदिनी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल सास जी, मैं आपकी मदद करूंगी। सुधा देवी ने पौधों को लगाने का तरीका समझाया और नंदिनी को भी पुराने तरीके से काम करना सिखाया। नंदिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी सुधा देवी के साथ मिलकर काम किया। दोनों ने मिलकर बगीचे में कुछ नए पौधे लगाए। इस दौरान सुधा देवी ने नंदिनी से कई बातें शेयर की, जिनसे नंदिनी को यह समझ में आया कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। रिश्ते की समझ। दिन भर के काम के बाद दोनों ने एक साथ चाय पी और सुधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज तुमने पुराने तरीके से काम करके मुझे बहुत खुश किया। नंदिनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, मुझे भी लगा कि पुरानी चीजों में एक अलग खूबसूरती होती है। यह वह क्षण था जब सास और बहू के रिश्ते में नया तालमेल बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे की सोच और आदतों को समझा और स्वीकार किया। अब यह रिश्ता सिर्फ छेड़खानी और मजाक का नहीं, बल्कि गहरी समझ और सच्चे प्यार का था। सुधा देवी और नंदिनी के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। पहले जहां दोनों के बीच नोकझोंक, तकरार और कभी-कभी एक दूसरे की आदतों पर चुटकी लेने का सिलसिला चलता रहता था, वहीं अब दोनों के बीच एक समझदारी का रिश्ता बनता जा रहा था। नंदिनी, जो अपनी सास के पुराने तरीके को चुनौती देती रहती थी, अब धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने लगी थी।
वहीं सुधा देवी ने भी यह समझ लिया था कि अगर रिश्ते में बदलाव लाना है तो खुद को थोड़ा लचीला बनाना होगा। आज का दिन भी कुछ खास था। नंदिनी और सुधा देवी के बीच अब कुछ और ही बात हो रही थी। यह दिन न केवल उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके जीवन के कुछ ऐसे पल भी लाने वाला था जो दोनों को बहुत कुछ सिखाएंगे। नंदिनी की नई योजना। नंदिनी अब सिर्फ अपनी सास को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक और कोशिश करने जा रही थी। इस बार उसने तय किया था कि वह सुधा देवी को एक नई सिखाएगी जो उनके पुराने तरीके से पूरी तरह से मेल खाता हो। उसने सुना था कि सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए एक साथ किसी पुराने और पारंपरिक आयोजन में शामिल होना अच्छा होता है। नंदिनी ने विचार किया, क्यों न हम दोनों आज घर में एक छोटी सी पूजा आयोजित करें, जैसे पुराने समय में होती थी। यह न सिर्फ हमें करीब लाएगा, बल्कि सास जी को भी मेरे नजदीकी विचारों का एहसास होगा। नंदिनी ने पूरी तैयारी शुरू की। उसने घर को सजाया, पूजा के लिए हर सामग्री का इंतजाम किया और फिर सुधा देवी से कहा, सास जी, आज हम साथ में घर में एक छोटी सी पूजा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? सुधा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर नंदिनी की आंखों में जो उम्मीद और प्रेम था, उसे देखकर वह सहमत हो गई। ठीक है बहू, अगर तुम चाहती हो तो आज हम साथ में पूजा करेंगे। पूजा का आयोजन। सुधा देवी और नंदिनी ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। पहले तो सुधा देवी थोड़ी चिढ़ी हुई, लेकिन जैसे जैसे पूजा की सामग्री तैयार हो रही थी, वह भी धीरे धीरे अपने पुराने अनुभवों को याद करने लगीं। वह जानती थीं कि पूजा के दौरान पुराने तरीके से सब कुछ करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंदिनी ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और सास जी के साथ मिलकर हर एक कदम पर उनकी मदद की। पूजा का समय आया और दोनों ने मिलकर दीप जलाए, पूजा की थाली सजाई और भगवान की पूजा की। सुधा देवी ने नंदिनी के साथ बैठकर सभी प्रथाओं का पालन किया। दोनों के बीच अब कोई तनाव नहीं था। एक खास तरह की शांति थी जो इस समय दोनों के बीच मौजूद थी। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, यह वह पल है जब सास और बहू दोनों एक दूसरे के साथ हैं और किसी बात की चिंता नहीं है। पूजा के बाद सुधा देवी ने नंदिनी से कहा, बहू, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे पारंपरिक समय की अहमियत समझाओगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें अपने पुराने समय की खूबियों को समझना चाहिए ताकि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। रिश्ते में और मजबूती। पूजा के बाद दोनों ने बैठकर चाय पी और कुछ समय तक बातें की। इस दौरान सुधा देवी ने नंदिनी से कहा, बहू, तुमने आज मुझे एक नई चीज सिखाई। पुरानी आदतों में भी बहुत कुछ अच्छा छुपा होता है। हम अक्सर बदलाव को लेकर इतना घबराए रहते हैं कि पुराने तरीकों की अच्छाई को देख नहीं पाते। नंदिनी ने जवाब दिया, सास जी, हम सब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी पुराने तरीकों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आना चाहिए। सुधा देवी ने नंदिनी की बातों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि बहू की बातें सही थीं। अगर वह अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाती तो उनके रिश्ते में और भी सुधार हो सकता था। उन्होंने अपने दिल में नंदिनी को पूरी तरह से अपनाने की ठानी। सास बहू का साथ यह दिन सुधा देवी और नंदिनी के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया था। अब दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करने लगे थे। सुधा देवी ने नंदिनी से बहुत कुछ सीखा था और नंदिनी ने भी सास जी से। अब यह दोनों सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे के मित्र और मार्गदर्शक बन चुके थे। एक दिन सुधा देवी ने नंदिनी से कहा,
बहू, तुमने मेरे जीवन को इस तरीके से नया रूप दिया है कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। पहले मैं सिर्फ पुराने तरीके से जीने को लेकर अड़ी हुई थी, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि यह भी जरूरी है कि हम बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। नंदिनी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सास जी, यह तो आपसे ही सीखा है। अब मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में जो दूरी थी वह अब खत्म हो गई है। सास और बहू दोनों के बीच अब कोई मतभेद नहीं था। दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखती थीं। यही तो था सही मायनों में सास बहू का रिश्ता, जो कभी कठिनाइयों से भरा होता था, वह अब स्नेह, समझ और सहयोग से भरा हुआ था। सुधा देवी और नंदिनी ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया। जहां पहले पुरानी परंपराओं और आधुनिक सोच के बीच खाई थी, अब वहां एक पुल बन चुका था। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को नया अर्थ दिया था, समझ, प्यार और सहनशीलता का। सास बहू की यह कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि समय के साथ बदलते विचारों और सामंजस्य की भी कहानी थी। अब नंदिनी और सुधा देवी के बीच कोई मतभेद नहीं था और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार था। समय बीतता गया और सुधा देवी और नंदिनी के रिश्ते में और भी गहरी समझ और सामंजस्य आ गया था। यह ऐसा पल था जब सास बहू के रिश्ते में पहले जो तनाव और मतभेद थे, वे अब एक नई दिशा में बदल चुके थे। अब दोनों एक दूसरे के विचारों और आदतों का सम्मान करने लगे थे। एक समय था जब दोनों के बीच हर छोटी बात पर विवाद हो जाता था, लेकिन अब यह दोनों न सिर्फ एक दूसरे की मदद करतीं, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीख भी रही थीं। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी था? क्या दोनों की यह नई समझ हमेशा के लिए कायम रहेगी? यह सवाल अब दोनों के मन में था। खासकर नंदिनी के मन में कुछ अनसुलझे सवाल थे, जो अब तक वह अपनी सास से शेयर नहीं कर पाई थी। नंदिनी का सवाल, एक दिन नंदिनी ने तय किया कि वह अपनी सास से कुछ बातें साझा करेगी जो वह लंबे समय से अपने मन में दबाए हुए थी। वह जानती थी कि सुधा देवी अब उससे पूरी तरह से खुल चुकी हैं और दोनों के बीच समझ बढ़ चुकी है, लेकिन अब वह अपनी सास से एक और बात करना चाहती थी। सभी कामों को निपटाकर नंदिनी ने सुधा देवी को चाय पर बुलाया। सास जी, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, नंदिनी ने चाय का कप रखते हुए कहा। सुधा देवी ने नंदिनी को देखा और थोड़ी चिंतित होकर बोली, क्या बात है बहू? तुम कुछ गंभीर लग रही हो। नंदिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, सास जी, जब से हम दोनों के रिश्ते में बदलाव आया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक सवाल है जो हमेशा मेरे मन में चलता रहता है। क्या सवाल है बहू? तुम मुझसे जो भी पूछना चाहो, मैं तुम्हारा जवाब देने के लिए तैयार हूं, सुधा देवी ने नंदिनी को प्रोत्साहित किया। सास जी, आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि हमें अपने पुराने तरीकों का पालन करना चाहिए और बदलाव की दिशा में बहुत ज्यादा बढ़ना ठीक नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कभी-कभी बदलाव जरूरी होता है? क्या हम हमेशा पुराने तरीकों में ही बंधे रहेंगे? नंदिनी ने अपनी सास से सवाल किया। सुधा देवी थोड़ी देर चुप रहीं और फिर उन्होंने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो बहू। बदलाव की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या बदलाव हमें हमारी पहचान से दूर तो नहीं कर देगा। पुराने तरीके हमारी जड़ों से जुड़े होते हैं और कभी-कभी हम यह नहीं समझ पाते कि बहुत ज्यादा बदलाव से हमें अपनी पहचान खोने का खतरा हो सकता है। मैं समझती हूँ सास जी, लेकिन क्या हम हर वक्त पुराने तरीके ही अपनाएंगे? क्या हमें अपनी पहचान को हर बार पुराने तरीके से ही परिभाषित करना होगा? नंदिनी ने एक बार फिर अपने सवाल को दोहराया। सुधा देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई।
वह कुछ देर तक सोचती रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, तुम सही कह रही हो बहू। बदलाव और परंपराओं का एक संतुलन जरूरी है। पुराने तरीके अच्छे होते हैं, लेकिन हमें उनमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत है। मैं खुद इस समय यह समझ रही हूं कि बदलाव को नकारा नहीं जा सकता, हमें इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन हमें अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाए रखना चाहिए। नंदिनी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी सास उसे पूरी तरह से समझ रही हैं। इस चर्चा ने उनके रिश्ते में एक और नई दिशा दी थी। यह सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि यह उस बदलाव का प्रतीक था जो दोनों के बीच आया था। सुधा देवी का बड़ा फैसला। कुछ दिनों बाद सुधा देवी ने नंदिनी से एक महत्वपूर्ण सवाल किया। बहू, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरी मदद से घर में एक और बदलाव करना चाहोगी? क्या बदलाव, सास जी? नंदिनी ने सवाल पूछा। हमारे घर की छत पर कुछ पुराने पौधे हैं जो अब मुरझा गए हैं। हम दोनों मिलकर वहां कुछ नए पौधे लगाते हैं जिनसे घर को एक नई ताजगी मिले। सुधा देवी ने अपनी योजना बताई। नंदिनी को यह सुनकर अच्छा लगा। सास जी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। इससे न केवल घर में ताजगी आएगी, बल्कि यह बदलाव हमारे रिश्ते के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा। सुधा देवी ने नंदिनी के उत्साह को देखा और खुश होकर बोली, बिल्कुल बहू। बदलाव की शुरुआत यहीं से हो सकती है। जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारी रिश्ते की जड़ों को और मजबूती मिलेगी। नई शुरुआत। दोनों ने मिलकर छत पर नए पौधे लगाए। सुधा देवी ने नंदिनी के साथ पुराने पौधों को हटाया और नए पौधे लगाए। यह काम सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाने का नहीं था, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते को भी एक नई दिशा देने का एक प्रतीक था। दोनों के बीच अब कोई अंतर नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के साथ हर कदम पर थे। पूरे परिवार ने यह बदलाव देखा और सबने इसे सराहा। सुधा देवी और नंदिनी ने मिलकर यह साबित कर दिया कि रिश्तों में बदलाव और समझदारी की जरूरत होती है, ताकि एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करते हुए हम अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकें। रिश्ते की गहराई। समय बीतने के साथ नंदिनी और सुधा देवी के रिश्ते में और भी गहराई आई। दोनों ने मिलकर घर की देखभाल के साथ साथ एक दूसरे के जीवन को भी संजीदगी से समझा। नंदिनी अब अपनी सास को पूरी तरह से समझने लगी थी और सुधा देवी ने भी नंदिनी के विचारों का सम्मान करना शुरू कर दिया था। सुधा देवी ने एक दिन नंदिनी से कहा, बहू, जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से ही सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी सोच और मेहनत ने हमारे परिवार को एक नई दिशा दी है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी, आपने हमेशा मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आपने मुझे सिखाया कि पारंपरिक और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाकर हम रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। अब तक सुधा देवी और नंदिनी के रिश्ते में एक गहरी समझ और सामंजस्य आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया था और दोनों की जिंदगियां अब एक नई दिशा में चल रही थीं। हर छोटे से छोटे बदलाव ने उनके रिश्ते को मजबूत किया था और आज वे एक दूसरे के बिना किसी तनाव या विवाद के साथ रह रहे थे। लेकिन क्या इस बदलाव ने पूरी तरह से सास बहू के रिश्ते को संजीवनी दी थी, या फिर कोई नया मोड़ आने वाला था जिससे इन दोनों के रिश्ते को एक बार फिर चुनौती मिल सकती थी? नंदिनी का बड़ा फैसला। कुछ दिन पहले नंदिनी ने मन में ठान लिया था कि वह अब अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाएगी। उसने महसूस किया कि अब वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बन चुकी है और सास के साथ एक अच्छे रिश्ते के अलावा उसे अपनी व्यक्तिगत पहचान भी बनानी होगी। वह एक दिन अपनी सास से इस बारे में बात करने के लिए तैयार थी। सास जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी ने एक सुबह सुधा देवी को चाय पर बुलाया।
सुधा देवी ने चिंतित होकर नंदिनी की ओर देखा और कहा, क्या बात है बहू? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं सास जी, परेशान नहीं हूँ, बस एक बड़ा फैसला लिया है। नंदिनी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। क्या फैसला? सुधा देवी ने जिज्ञासा से पूछा। मैंने सोचा है कि मुझे अब अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। घर के कामों के साथ साथ अब मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं कुछ समय से अपनी पसंद का काम करने के बारे में सोच रही थी। मैं एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं हाथ से बने सामान बेच सकूं। मुझे लगता है कि इससे मेरी पहचान बनेगी और मैं अपना योगदान दे सकूंगी। नंदिनी ने पूरी बात अपनी सास से कही। सुधा देवी ने इसे सुना और कुछ देर चुप रहीं। वह यह सोच रही थीं कि क्या उनके परिवार की परंपराओं में इस तरह के बदलाव की जगह है। लेकिन उन्होंने नंदिनी की आंखों में आत्मविश्वास और समर्पण देखा और इस बार उन्हें अपनी बहू की बात समझ में आ गई। बहू, तुम्हारा फैसला सुनकर मुझे खुशी हुई। तुमने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है। मैंने हमेशा चाहा है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन यह भी याद रखो कि इस दौरान हमें घर और परिवार को नहीं भूलना चाहिए। सुधा देवी ने धीरे से कहा। नंदिनी की आंखों में एक चमक सी आई। सास जी, मैं जानती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी हमेशा मेरी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पहचान बना सकूं। सुधा देवी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उन्हें महसूस हुआ कि बहू के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करना चाहिए। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहो वो करो, बस हमें यह सुनिश्चित करना है कि घर में सब कुछ सही रहे। यह बातचीत नंदिनी के लिए एक नया मोड़ था। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन क्या घर में सब कुछ इतनी आसानी से चलता रहेगा? क्या इस बदलाव के साथ साथ रिश्तों में कोई नई चुनौती सामने आएगी? नई चुनौतियां। नंदिनी ने अपनी दुकान खोलने की योजना पर काम शुरू किया। उसने घर के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां अपने हाथ से बने उत्पाद बेचने का काम शुरू किया। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ सकता है। घर में अब थोड़ा तनाव महसूस होने लगा था। सुधा देवी, जो पहले नंदिनी की हर गतिविधि में साथ देती थीं, अब थोड़ा चिंतित नजर आने लगीं। उन्हें यह लगा कि नंदिनी ने अपने करियर को प्राथमिकता देकर घर के कामों की अनदेखी करना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने नंदिनी से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। बहू, क्या तुमने देखा है कि घर में अब थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई है? सुधा देवी ने नंदिनी से एक शाम पूछा। घर के कामों में भी ध्यान देना चाहिए। अगर तुम दुकान चला रही हो तो क्या घर का ध्यान नहीं रखोगी? नंदिनी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सास जी, मुझे समझ है कि घर के काम भी जरूरी हैं, लेकिन अब मुझे अपने सपने को पूरा करने का मौका मिला है। मैं दुकान के साथ साथ घर का भी ध्यान रख रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं कमी है तो मुझे बताइए, मैं सुधार करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मेहनत करती हो बहू, लेकिन कभी कभी हमें संतुलन बनाए रखना होता है। घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। सुधा देवी ने गहरी सांस ली और कहा। नंदिनी ने यह समझने की कोशिश की कि सुधा देवी के मन में क्या चल रहा था। वह जानती थी कि उसकी सास हमेशा परंपराओं और जिम्मेदारियों के बारे में सोचती हैं, लेकिन अब उसे अपनी पहचान भी बनानी थी। वह यह नहीं चाहती थी कि घर के कामों में कोई कमी आए, लेकिन उसे अपनी दुकान के बारे में भी पूरी तरह से फोकस करना था। समझौता और संतुलन। कुछ दिन बाद नंदिनी ने तय किया कि उसे अपने सपनों और घर की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना होगा।
उसने अपनी दुकान के काम को थोड़ा कम किया और घर के कामों में सुधा देवी की मदद की। दोनों ने मिलकर घर को सजाया, खाने के लिए नए व्यंजन बनाए और एक बार फिर से पुरानी परंपराओं को अपनाया। नंदिनी ने सुधा देवी से कहा, सास जी, मुझे लगता है कि मैं अब अपने सपनों के साथ साथ घर के कामों पर भी ध्यान दे सकती हूँ। यह संतुलन ही सबसे अहम है। सुधा देवी ने यह सुनकर नंदिनी की सराहना की। बहू, तुमने सही कहा। संतुलन बहुत जरूरी है। मैं तुमसे खुश हूं कि तुमने अपनी पहचान बनाने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी पूरी की। अब दोनों के बीच कोई तनाव नहीं था। नंदिनी ने अपनी दुकान के काम को संतुलित किया और घर की देखभाल भी अच्छी तरह से की। वह जानती थी कि एक अच्छे रिश्ते के लिए दोनों पक्षों को समझौता और मेहनत करनी होती है। इस तरह नंदिनी और सुधा देवी ने अपने रिश्ते को एक नए आयाम पर पहुंचाया। समाप्ति। यह कहानी न केवल एक सास बहू के रिश्ते की थी, बल्कि यह उन सबकी कहानी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहते हैं। नंदिनी और सुधा देवी ने यह साबित कर दिया कि बदलाव और समझदारी के साथ रिश्ते को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। सास बहू का यह रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी पहचान बनाए रखती थीं। इसने यह सिखाया कि अगर रिश्तों में समझ, संतुलन और सम्मान हो तो कोई भी चुनौती हल हो सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।